हाँ, आवाज आ रही मेरी सबको? हाँ, यस तारिक सर। विभूति। हाँ, ओके। हम लोग बोर मॉडल में एनालाइज कर लिया था कि इलेक्ट्रॉन अगर लोअर ऑर्बिट से हायर एनर्जी लेवल पर जाएगा तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा और सेम अमाउंट अब्सॉर्ब करेगा और सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। यहीं तक लिखाया था आप लोगों को। यस सर। उस पॉइंट के नीचे के स्टार पॉइंट डालिएगा कि इससे ये साबित हुआ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन absorbed or emitted when transition of electron between two energy level is E2 minus E1 is equal to h mu। यही है बोर मॉडल ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की भी मदद ली थी। हमने आपको सिखाया था ना कि आपके पास ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है। अगर इसकी 10 यूनिट है, ये 25 है, तो बताइए फर्स्ट से सेकंड पर जाने के लिए कितनी एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा इस फोटोन में से? जल्दी बताइए। 10 से 25 यूनिट तक जाने के लिए कितनी एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा? बताइए ना। हेलो स्टूडेंट, कैन यू हियर मी एवरीवन? सर 15। यस सर। हाँ, तो 15 लेगा तो 15 कैसे आया? तो 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15, तो वही है E2 माइनस E1। 15 कहाँ से लिया? फोटोन h mu। इसीलिए मैंने कहा बोर मॉडल ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के का भी इस्तेमाल किया, लाइट के पार्टिकल नेचर को इस्तेमाल किया। तो ये थर्ड पॉइंट के नीचे स्टार पॉइंट में डालिएगा। अब आइए फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट भी आसान है, अब यहीं तक ज्यादा समझना था। 2 पॉइंट और लिखेंगे फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बोर मॉडल ने क्या कहा? लिखिएगा इलेक्ट्रॉन विल revolve in the circular path या ऑर्बिट unless until, पहले लिख लीजिए फिर मैं समझाऊंगा। फोर्स एक्टिंग towards nucleus towards center इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो हम आपको बताएंगे अलग से फिर। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैंने कहा ना, फिजिक्स का भी इसमें इस्तेमाल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। should be equal to सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। पहले लिखिए, मैं इसको समझाता हूँ। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में तभी रिवॉल्व करेगा जब उस पर 2 फोर्स लगेंगे और दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए, डायरेक्शन में अपोजिट। हम लोग दुनिया में, हम लोग जो कोई भी दुनिया में कोई भी चीज एग्जिस्ट जो है वो 2 फोर्स की वजह से है।
आप गीली जमीन और बर्फीली जमीन पर क्यों नहीं चल पाते हैं? उसकी वजह यही है कि वहां एक फोर्स लगता है। अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है दो फोर्स की वजह से। हम जहां पर बैठे भी हुए हैं वहां भी दो फोर्स एक्ट हो रहा है। बताइए, सब लोगों ने लिख लिया यहाँ तक? तो मैं इसको समझाऊं, जल्दी लिख लिया। फोर्थ पॉइंट। हाँ, इशिका, विभूति, ताहिरा, तारिक, Yes, सब sir. लोगों ने लिख लिया। Yes, sir. Yes. Yes, sir. हम्म। अच्छा, अब देखिए, देखिए फिजिक्स, मैंने कहा ना कि बोर मॉडल ने बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया था कंसेप्ट में। अभी आप पढ़िएगा, बोर मॉडल वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। ये सब अभी लास्ट, अभी बाद में लिखाया जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है। तो इलेक्ट्रॉन लगातार रिवॉल्व करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर इस पर दो फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहे हैं सेंटर की तरफ, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं, और एक फोर्स लग रहे हैं बाहर की तरफ, जिसको सेंटर, बाहर का मतलब होता है अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब गौर से सुनिए, जैसे आप फिजिक्स पे पढ़िएगा, गौर से सुनिए। सेंटर की तरफ जो फोर्स होता है ना, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला फिजिक्स में फिक्स्ड नहीं है, हर केसेस में अलग अलग है। जैसे आप फिजिक्स में अगर एक पत्थर पे धागा बांध के उसको ऐसे से नचाइएगा तो सर्कुलर पाथ बनेगा कि नहीं? जल्दी पहले बताएं, हाँ या ना। Yes, sir. कोई बोल ही नहीं रहा है। शीका वगैरह सब लोग बोले। Yes, sir. मैंने कहा एक पत्थर में धागा बांध के अगर इसको आप नचाएंगे तो सर्कुलर पाथ बनेगा, हाँ या ना? जल्दी बताएं। सर आप ये कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हो? अरे भाई, जो बोर मॉडल चल रहा है वही ना चलेगा। अच्छा, ओके सर। हाँ, ये स्क्रीनशॉट लें। ये सारे जिनका छूट गया है स्क्रीनशॉट लें। बोर मॉडल चल रहा था ना, स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. यस सर। हाँ, अब आइए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब मैं समझा दूं, सब कोई नई बात नहीं है, सबको समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन लगातार रिवॉल्व करता रहता है, वो तो आपको मैंने पढ़ा दिया कि एनर्जी फिक्स्ड होती है, वो तो है। नेचर का ये देन है कि कोई भी चीज दुनिया में जो एग्जिस्ट है वो दो फोर्स की वजह से है। दोनों फोर्स बैलेंस, जैसे आप हम लोग चलते हैं लगातार दो फोर्स की वजह से। गीली और बर्फीली जमीन पर हम नहीं सही से चल पाते। इसकी वजह यह है कि वहां एक ही फोर्स लगता है। उसकी वजह यह है कि एक ही फोर्स लगता है, इसलिए हम सही से बर्फीली और गीली जमीन पर नहीं चल पाते। सही कह रहा हूं ना, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, उसी तरह अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट करता है दो फोर्स की वजह से, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक सेंट्रीपिटल फोर्स। सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन लगातार रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स लगे, एक टुवर्ड्स द सेंटर, एक अवे फ्रॉम द सेंटर। तो टुवर्ड्स द सेंटर को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं? Centrifugal. सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये यहाँ पर बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स का यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड्स, गौर से सुनिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्योंकि देखो चार्ज पार्टिकल है, इस दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो न्यूक्लियस भी इसको सेंटर ही की तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये क्या होता है? ये फिजिक्स में 12 में पढ़ेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गौर से सुनो,
ये जो फोर्स होता है इसको कहते हैं के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब सुने अच्छे से, आप के क्या है इस पर पीएचडी नहीं करें ना, मैं आप ऐसे के की वैल्यू याद भी रखने से कोई फायदा नहीं है। हमें क्या चाहिए वो हम आपको बताएंगे। दोबारा सुनिए, ये चार्ज पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सेंटर की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स जिस फोर्स की वजह से आ रहा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर, का मतलब इस दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब हम ये एक हुआ। अब देखो, तुम्हें मैं आपको बताऊंगा चार्ज ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है वो कैसे मालूम करेंगे, तो खुद सोचो। न्यूक्लियस का चार्ज हम लिखेंगे ZE। क्यों? तो Z का मतलब है, इसको अच्छे से समझना है, प्रोटॉन नंबर। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है। जैसे मिसाल लो, हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं जल्दी बताओ। 1 प्रोटॉन होते हैं, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes. तो बताओ चार्ज sir. कैसे। अब प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। हम इसको लिखेंगे चार्ज इज इक्वल टू 1E। दोबारा सुने, बोर मॉडल हीलियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बोर मॉडल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो He+1 वो लिखाया जाएगा आपको। अब बताओ सारे लोग, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तो आप यहाँ पर प्रोटॉन को 1E लिख सकते हैं। उसी तरह He+1, प्रोटॉन 2 रहेगा, इलेक्ट्रॉन तो 1 ही रहेगा, तो चार्ज न्यूक्लियस क्या होगा 2E। लिथियम के लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? बहुत सारे अगर इलेक्ट्रॉन हो जाते तो उसके अंदर रिपल्शन भी होता, तो फिर मॉडल नहीं बन पाता। उन्होंने भाई सोलर सिस्टम की तरह माना कि जिस तरह सारे सोलर सिस्टम एक न्यूक्लियस को मानकर रोटेट करते हैं, उसी तरह तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल नहीं है, वो बन ही नहीं पाता। उन्होंने अपना मॉडल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल किया, तो लिथियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। Li2+ में प्रोटॉन तो वही रहेगा, प्रोटॉन ना लॉस होता है ना गेन, इलेक्ट्रॉन 1 ही रहेगा। तो यहाँ चार्ज कितना आएगा 3E। बताइए यहाँ तक सबको समझ में आया? सब लोग बताएं हाँ या ना। यस सर। तो इशिका मुझे में लास्ट पेज से समझ में नहीं आया। ये वाला सर लास्ट पेज से, लास्ट पेज पेज मत सुनिए आप, इसको पहले देखिए, पेज तो बाद में समझाएंगे। ये समझिए, ये बताइए आप, पेज तो हम बाद में समझाएंगे। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मालूम है आपको? इशिका मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जल्दी Yes, जवाब sir. दीजिए प्लीज। यस सर। Q is equal to 1E। बोर मॉडल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है। जल्दी बताएं कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है ये? 1. 1। ठीक है, तो न्यूक्लियस का चार्ज तो सबका अलग अलग आएगा। न्यूक्लियस का चार्ज सबका अलग अलग आएगा, सारे लोग ध्यान दें। न्यूक्लियस का चार्ज क्यों अलग अलग आएगा? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं। अब प्रोटॉन तो सबका अलग अलग होगा, इलेक्ट्रॉन तो फिक्स्ड है, क्योंकि बोर मॉडल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। तो हाइड्रोजन के लिए तो एप्लीकेबल होगा ही। क्या बोर मॉडल सारे लोग मिलके बोले हीलियम के लिए एप्लीकेबल है या नहीं? जल्दी बोले। है. नो, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। किसके लिए है? He+1 के लिए है। किसके लिए है? He+1. सारे लोग मिलके बोले, अलवीरा, इशिका, ताहिरा, सब लोग यस समझ में सर। आ रहा है? हाँ यस सर। हाँ। उसी तरह बोर मॉडल लिथियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं एप्लीकेबल है? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। किसके लिए एप्लीकेबल है? 2. Li+2 के लिए। क्लियर है यहाँ तक? यस Yes. सर। सर. तो वही मैंने कहा, प्रोटॉन तो सबका अलग अलग होगा। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. यस सर. इसी का प्रोटॉन न्यूक्लियस का अलग अलग होगा, ये क्लियर है? इशिका सेन, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, प्रोटॉन
न्यूक्लियस का चार्ज सबका अलग अलग होगा, ये समझ में आया। प्रोटॉन 1 प्रोटॉन तो 1e, 2 प्रोटॉन तो चार्ज 2e, क्योंकि चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के ही फॉर्म में निकालते हैं। लिथियम में 3 प्रोटॉन तो 3 चार्ज होगा तो 3e। सबको समझ में आया ये? सबको समझ में आया? कैन यू हियर मी एवरीवन? Yes, sir. मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, जिनको पूछना है इसी का Yes, पूछ sir. लीजिए। ये सबको समझ में आया ये वाला पार्ट? यस सर आ गया। Yes, sir. आप देखें तो वही मैंने लिख दिया, चार्ज ऑन न्यूक्लियस Ze, प्रोटॉन नंबर। हाइड्रोजन में न्यूक्लियस का चार्ज 1e, He+1 में 2e, Z आप लिख देंगे, प्रो चार्ज ऑन न्यूक्लियस आ जाएगा। क्लियर हुआ? आप Yes, sir. अब देखें फिर से सुने, इलेक्ट्रॉन, जिनको ये स्लाइड नहीं समझ में आया सारे लोग ध्यान दें। इलेक्ट्रॉन पर कितने फोर्स लग रहे होंगे? 2। कितने फोर्स? 2। दो। एक सेंटर की तरफ और एक अवे फ्रॉम द सेंटर। क्लियर है? Yes, sir. तो सेंटर की तरफ जो फोर्स होगा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, और यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। क्योंकि देखिए सेंटर वाला चार्ज ही तो इसको अपनी तरफ खींच रहा है। जैसे मैंने अभी मिसाल दिया, आप पत्थर में धागा बांध के अप्लाई कीजिएगा तो सेंटर की तरफ होगा, तो वहां सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन के बराबर होगा। आप शायद पढ़ा होगा स्ट्रिंग में टेंशन होता है, मालूम है सबको? Yes, sir. हाँ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हर केसेस में अलग अलग आएगा। यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला कूलम्बिक फोर्स के बराबर होगा। दो चार्ज बॉडी के बीच का फार्मूला K Q1 Q2/r² होता है। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, K Q1 मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हो गया, और Q2 मान लीजिए न्यूक्लियस का चार्ज हो गया, बाई r²। समझा? तो इसको हम मिलाकर लिख सकते हैं के ZE। हाँ, एक मिनट। के जब हम पूछते हैं तो आप बताती नहीं है। टीचर जब Disconnected. हाँ, अब एक not able मिनट to connect. प्लीज प्लीज पेशेंस रखें। टीचर जब पढ़ा रहा हो तो बीच में ना टोकें, थोड़ा सब्र करें। मैं सब दोबारा समझाऊंगा। KZE²/r²। चलिए अब आप पूछिए शिका, क्या पूछना चाह रही हैं? हाँ आप पूछिए। सर मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं उस वक्त से 20 दफा बोल रहा हूँ, सारे लोग डिस्कनेक्ट मत हुआ कीजिए। यहाँ देखिए, पहले आप बताइए और जल्दी जल्दी बताइए, इलेक्ट्रॉन पर कितने फोर्स लग रहे होंगे? जल्दी बताइए आप। सर इलेक्ट्रॉन पर कितने फोर्स लग रहे हैं? जल्दी बताइए। 2 फोर्स। 2 तभी तो बैलेंस होगा, तभी इलेक्ट्रॉन लगातार रिवॉल्व कर रहा है। ना बाहर का फोर्स ज्यादा होगा ना अंदर का फोर्स ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? जल्दी बोलिए। यस सर। Yes, sir. चलिए ठीक है, अब हम लोग उस 2 फोर्स का नाम पढ़ रहे हैं। तो जो मैंने वही लिखा है, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ अनलेस अनटिल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। क्यों? और से सुनिए, सेंटर की तरफ जो लग रहा है उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और सेंटर की तरफ जो लगता है उसको सेंट्रीपिटल भी कहते हैं। मतलब यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। इशिका से मैं पूछ रहा हूँ। सर ये फिर से बता रहे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है यहाँ पर? आप सेंट्रीपिटल को भूल जाइए। दो चार्ज बॉडी के बीच के फोर्स को हम क्या कहते हैं? जल्दी बताएं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेक्टर। बस यही समझिए, एक फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। उसका फॉर्मूला ये होता है K Q1 Q2/r²। ओके, यस सर। Q1 का मतलब चार्ज ऑन वन बॉडी, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लिया E, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज E हो गया। न्यूक्लियस का चार्ज Ze, ये आया समझ में? Ze क्यों है? Z क्या है यहाँ पर? प्रोटॉन नंबर।
क्योंकि सबका प्रोटॉन अलग अलग होगा तो Ze। हाइड्रोजन है तो 1e, हीलियम है तो 2e, Li है तो 3e, लेकिन ये वाला तो फिक्स्ड है 1, तो भाई आपको Q1 की जगह इलेक्ट्रॉन ले लिया गया, Ze ले लिया गया, R²। अब समझ सर में आया? हाँ सर एक बार आप पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर नहीं, इसका बस मतलब पूछना था, हाँ बताइए क्या था? पहले पॉइंट का। पहले पॉइंट का वही मतलब है जो पिछले क्लास में आपको वीडियो लेक्चर है उसी का दिया गया है, ये समझाया जा चुका है, अच्छा ये बाद में समझिएगा। चलिए अभी फोर्थ पॉइंट ठीक है से सर, ध्यान कोई दीजिए। बात हाँ नहीं। हाँ हाँ हाँ, उसको देख लीजिएगा आप। चलिए यहाँ देखें आप, तो तो हम आप ZE² कैसे लिख सकते? ये अल्लाह इशिका आप कहाँ रहती हैं? Z है E और E² नहीं होगा, E इंटू E² होगा ना। लेकिन Ze तो न्यूक्लियस का चार्ज है। जोर से बोलिए। तो लेकिन Ze तो न्यूक्लियस का चार्ज है। हाँ तो ये न्यूक्लियस का चार्ज लिख लिया, अब मल्टीप्लाइड हुआ तो के ZE मल्टीप्लाइड करने नहीं आता है। ठीक है, आप कैसा क्वेश्चन पूछ रही हैं? Q1E है, ZE है, दोनों मल्टीप्लाइड होके 2 इंटू 3 6 नहीं होता है, E इंटू E² नहीं होगा, Z तो Z ही रहेगा ना। ये तो मैंने अलग अलग लिखकर मल्टीप्लाइड करके लिखा है। ओके, के Q1 Q2 मल्टीप्लाइड है ना दो चार्ज बॉडी के बीच में। यस सर। लिख लिया सारे लोग? ये जल्दी लिखें आप। यस सर, लिख लिया। तो एक फोर्स हो गया। चलिए अब देखें यहाँ सारे लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस की तरफ लग रहा है शुड बी इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैं लिख रहा हूं, दोबारा समझा दूंगा। यहाँ देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Ze²/r², फिजिक्स में पढ़ा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r। तो ये दोनों बराबर, वही चौथा पॉइंट कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन द सर्कुलर पाथ unless until force acting towards the center should be equal to the centrifugal force। आया सबको समझ में ये लाइन का मतलब? जल्दी बोले हाँ या ना। Yes, sir. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला मैंने अलग पढ़ा दिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला mv²। तो सिंपल इसका मतलब यही है, मॉडल ने यही कहा, कोई भी इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, मतलब उस इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, डायरेक्शन में अपोजिट होगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इस दोनों फोर्स में अगर एक की भी मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन या तो बाहर चला जाएगा या न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। यही सिंपल पॉइंट है। उस वक्त से लोग को समझ में अगर नहीं आए तो आप डाउट पूछें, किसी को ना समझ में आए तो बोले। मतलब चौथे पॉइंट का सबको मतलब समझ में आ गया हाँ या ना? जल्दी बताएं। यस सर। Yes, sir. विभूति, इशिका और क्या नाम है, Yes, अलवीरा, sir. समझ में आया? तो ये लिख लिया आपने, ये लिख लिया था, जल्दी लिखिए। लिख लिया? यस सर। sir. डन सर। तो चलिए बताइए, इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने, इलेक्ट्रॉन पर कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं, जल्दी बताएं। दो। दो। कौन कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक और सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ कि अवे फ्रॉम द सेंटर? सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ। चलिए अब आगे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट लिखिए।
यहाँ पर एक वर्ड है, अब इनका मतलब बस डायरेक्ट समझाऊंगा मैं। उन्होंने कहा था एंगुलर मोमेंटम, मैंने इसलिए कहा कि बोर मॉडल में बहुत सारे फिजिक्स के टर्म्स हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, पहले लिख लीजिए फिर मैं समझाऊंगा। इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम फिजिक्स में पढ़िएगा mvr nh/2 अब इसका क्या मतलब है ये मैं समझाऊंगा। वेयर n इज 1 2 3 4 5 6 जो भी है इंटीजर में रहेगा। अब सारे लोग ध्यान दें, लिख लिया तो बताइए सारे लोग, मैं इसको समझाता हूँ। हाँ लिख लिया। No, sir. Yes, sir. Done, sir. इसी का सब लोगों ने लिख लिया, विभूति सब लोगों ने लिख लिया। Yes, sir. देखिए इस पॉइंट का मतलब वही है जो मैंने पिछले क्लास में बताया था, सारे लोग गौर से सुने कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन स्पेसिफाइड सर्कुलर पाथ। याद है सबको ये लाइन कि स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगा 1 2 3। वही उन्होंने कहा जिसका प्रूफ आगे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन उसी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज हो। क्वांटाइज का मतलब ही होता है फिक्स्ड वैल्यू 1 2 3 4। समझ में बात आ रही है कि नहीं? इसलिए देखिए यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट की भी मदद उन्होंने लिया। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आगे आएगा जो कि बोर मॉडल से साबित नहीं है, दूसरे साइंटिस्ट ने दिया। बस इस पॉइंट का मतलब इतना समझना है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्कुलर पाथ पर जैसे तैसे रिवॉल्व नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो सिर्फ स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ पर ही रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 हो। अब इसी MVR को हम क्या कहते हैं? एंगुलर, बोलो सारे लोग। Momentum. हाँ, तो बस ये लाइन का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ पर ही रिवॉल्व करेगा। 1 2 3 1.1 नहीं हो सकता, 1.2 नहीं हो सकता, n की वैल्यू सिर्फ फिक्स ही रहेगी। यही चीज रदरफोर्ड नहीं बताया था। रदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्कुलर पाथ में रह सकता है। इन्होंने प्रूव किया नहीं, इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगा जिसकी रेडियस फिक्स होगी, जिसकी वेलोसिटी फिक्स्ड होगी, जिसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड होगा। 1 2 3 क्लियर है ये लाइन सबको? Yes, sir. हाँ, इसी का समझ में आया 5th पॉइंट? आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. आवाज आ रही है। ये मतलब सबको समझ में आया आपको? Yes, sir. तो इस लाइन का मतलब सिर्फ ये लेना है। अलवीरा आप चली जाती हैं बीच में, नेट सही नहीं है आपका। यस सर, डिस्कनेक्ट हो गया था वाईफाई, फिर कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। अभी ठीक किया। अच्छा अब चले, हाँ लिख लिया। चलिए ये था बोर मॉडल के 5 पॉइंट। मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ पिछले क्लास और आज की क्लास में। सारे लोग 5 मिनट अच्छे से सुनेंगे। पहला उन्होंने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ, परमिटेड सर्कुलर पाथ। मतलब ये कि अगर इलेक्ट्रॉन 1 ऑर्बिट पर है तो दूसरा सेकंड ऑर्बिट पर हो सकता है, थर्ड ऑर्बिट हो सकता है, 1 2 3 इन सब के बीच का कोई नंबर नहीं होगा। पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स रहेगी, ना रिलीज होगी ना एब्जॉर्ब होगी। उसको उन्होंने साबित भी किया। इसलिए याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन लगातार रिवॉल्व करने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन ना लॉस होता है ना गेन होता है। उसकी वजह यही है कि फिक्स रेडियस पर ही रिवॉल्व करता रहता है, इसलिए ना एनर्जी लॉस होगी ना गेन होगी। थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज हो सकती है जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पर जाएगा। यहीं पर उन्होंने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की मदद ली और यही उन्होंने साबित किया कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा। जैसे अगर फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट में गया, और मैंने मिसाल दिया था कि अगर इसकी ऑर्बिट की एनर्जी 10 यूनिट है, इसकी 25 यूनिट है, अगर उन्होंने लाइट को स्ट्राइक कराया व्हाइट लाइट का मतलब है कि बहुत सारे फोटोन हैं, किसी की एनर्जी 15 यूनिट है, किसी की 20 यूनिट है, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर हायर वाले में जाएगा। लेकिन हायर वाले पर जाने के लिए उन्होंने कंडीशन बताया कि 10 से 25 का मतलब हुआ 15 यूनिट का डिफरेंस, तो वो 15 ही को एब्जॉर्ब करेगा, ना उससे ज्यादा लेगा ना उससे कम लेगा। ये आपको पिछले क्लास का लास्ट पॉइंट लिखवाया गया था। इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल बाय एब्सॉर्बिंग रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये नहीं कि जैसे तैसे चला जाएगा। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो बोर मॉडल से पूछा, बताइए कि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स क्यों है, तो उन्होंने यही कहा ये फिक्स्ड एनर्जी की ही को बता रहा है कि भाई ये 15 ही को लेगा। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ऊपर गया तो फिर मैंने कहा कि हर इलेक्ट्रॉन की ख्वाहिश होती है कि हम न्यूक्लियस के नजदीक रहें, क्योंकि न्यूक्लियस के नजदीक ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे गया फिर वो रिटर्न्स बैक आएगा, तो रिटर्न्स बैक जब आएगा तो 15 ही यूनिट रिलीज भी करेगा। 15 यूनिट एब्सॉर्ब किया तो 15 ही यूनिट रिलीज करेगा व्हेन इट रिटर्न्स बैक टू द लोअर एनर्जी लेवल। ये था चौथा आज का पॉइंट बताया गया कि इलेक्ट्रॉन, खासकर सुने इसी का, इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में मूव करने का मतलब है तभी लगातार अनटिल और अनलेस इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक न्यूक्लियस की तरफ और एक अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की तरफ का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसका फार्मूला Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो E ले लिया गया, न्यूक्लियस का चार्ज Ze लिया गया, दोनों को मल्टीप्लाइड करके फाइनल फार्मूला आया Ze स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस सेंट्रीफ्यूगल mv स्क्वायर बाई आर। तो वही बोर मॉडल ने कहा ये इलेक्ट्रॉन तभी लगातार अपने ऑर्बिट में रहेगा जब उस पर दो फोर्स लगेंगे और दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम रहनी चाहिए, इसलिए दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। समझ में बात आई? चौथा पॉइंट उन्होंने बोर मॉडल ने कहा कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन दैट सर्कुलर ऑर्बिट इन विच एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज। मतलब एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू nh/2। इसको प्रूव किया जाएगा, ये आपको डी ब्रॉगली नाम का साइंटिस्ट इस फॉर्मूले को ड्राइव किया। बोर मॉडल ने बस बताया कि इलेक्ट्रॉन जैसे तैसे पाथ में नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर पाथ में ही रिवॉल्व करेगा, 1 2 फिर 3। तो उसी को नाम दिया एंगुलर मोमेंटम इज एन, उन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 यही सारी चीजें रदरफोर्ड ने नहीं दिया था। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। यस अब किसी को डाउट है इन 5 पॉइंट में तो पूछ लें। बोर मॉडल के 5 पॉइंट में किसी को डाउट है अभी भी तो पूछ लीजिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। विभूति, आपको कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट। हाँ, विभूति आपका नाम नहीं है? विभूति नो आपको सर, अच्छा, नो सर, इशिका आपको कुछ पूछना है? नो सर, अलवीरा? नो सर।
चलिए अब आइए रिमार्क्स लिखिए सारे लोग। पहला पॉइंट देखिए, दिस मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्योंकि कोई क्या मल्टी के लिए क्यों नहीं, कि मल्टी के लिए होता तो बहुत सारी बातें को कंसीडर करनी पड़ती, फिर एक सिस्टमाइज मॉडल नहीं बन पाता, इसलिए उन्हें वन इलेक्ट्रॉन का मानकर ही सब कुछ बताया। दिस मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम मींस फॉर हाइड्रोजन एटम, इसलिए लिखिएगा, लिखा रहता है बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। अब इसका क्या मतलब है जो मैं अभी बताऊंगा। हाइड्रोजन He+1 Li+2 Be+3, समझा कि नहीं, एक्सेट्रा। हाँ इसी का यही बताया जा रहा है, यहाँ देखिए आप, Ze का मतलब यही मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। यहाँ देखें आप, सारे लोग देखें इसी का, आप खासकर प्रोटॉन बताइए इसी का, आप हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन, So 1. इलेक्ट्रॉन की बात, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन तो सब में 1 1 होगा, इसमें किसी को इतराज तो नहीं है? नो सर। नो सर। हाँ, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस का मतलब 1 हो जाएगा, 3 होता है, 3 में से 2 घटाइए 1, ये तो सबको मैंने मूल कंसेप्ट में भी पढ़ाया था ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने में। Yes sir. अब आइए प्रोटॉन। हाँ अब सुनिए, प्रोटॉन जो है ना सबका अलग अलग है, प्रोटॉन इसमें 1 है, प्रोटॉन इसमें 2 है, प्रोटॉन इसमें 3 है, प्रोटॉन जो वही एटॉमिक नंबर होगा वही होगा, ठीक है। तो मैं वही सिखाना चाह रहा हूं कि न्यूक्लियस का जो चार्ज है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस सबका अलग अलग है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes sir. यस सर। हाँ, तो किसी में 1 है, किसी में 2 है, तो प्रोटॉन का चार्ज फिजिक्स में याद रखिए, चार्ज जो आता है ना वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन, तो बस वही उसी से निकालिए। प्रोटॉन 1 है तो 1, तो प्रोटॉन जो न्यूक्लियस का चार्ज आएगा हाइड्रोजन में वो आएगा Z=1e। He+1 में जो न्यूक्लियस का चार्ज 2 प्रोटॉन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम होता है, 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम। Li+2 में न्यूक्लियस का चार्ज होगा वो 3e, बेरिलियम+3 का जो न्यूक्लियस का चार्ज होगा 4e। आया समझ में सबको? Yes sir. यस सर। इसलिए इसका फॉर्मूला बन गया Ze। Z का मतलब प्रोटॉन नंबर, न्यूक्लियस का चार्ज हर केसेस में अलग अलग होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन तो 1 है, बोर मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जो मैं उस वक्त से समझा रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, न्यूक्लियस का चार्ज Z ही है, इस दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, जो ये फॉर्मूला आया। बताइए शिका, अभी भी नहीं आया तो Sir बताइए। आप समझ में। वेरी गुड, तो ये आया, दिस मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और याद रखिए हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का मतलब यही है कि भाई He+1 Li+2 B+3 इन तमाम के लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल है। बोर मॉडल हीलियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए बोर मॉडल के न्यूमेरिकल में हीलियम दिया ही नहीं जा सकता, वो देगा तो He+1 देगा, क्यों, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। बोर मॉडल लिथियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। बोर मॉडल एप्लीकेबल है Li+2, क्यों, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। यस सर आ गया। हाँ, इसी का अभी भी नहीं आया। Sir आ गया। हाँ लिखिए, पहला पॉइंट, रिमार्क्स का पहला पॉइंट। अलवीरा समझ में आया? अलवीरा, ये बेचारी चली ही जाती हैं। नेट नहीं है अभी भी, ठीक। यस सर। हाँ, तो आप वीडियो लेक्चर पर डे का ले लिया कीजिएगा, अगर प्रॉब्लम हो नेट में तो वीडियो लेक्चर ले लिया कीजिएगा, ओके। निष्कर्ष।
और आप पर्सनली कोई प्रॉब्लम हो, कोई और डाउट हो, तो ये मेरा नंबर है, तो आप मुझे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। लिख लिया सारे लोग? यस सर, डन। डन। अब रिमार्क्स का सेकंड पॉइंट देखिए, बोर्स ऑर्बिट is also called stationary orbit। कोई कहे क्यों, तो आप कहिएगा because electrons are स्टेबल। अरे electrons are stable, electrons are revolving in the circular orbit of बोलिए। फिक्स्ड एनर्जी। अरे कोई बोल ही नहीं रहा, बोलो ना कौन सी एनर्जी, सब लोग मिलके बोले। फिक्स्ड एनर्जी। फिक्स्ड एनर्जी। फिक्स्ड एनर्जी। इसीलिए नाम पड़ा स्टेशनरी ऑर्बिट। ये सब स्कूल लेवल में पूछ सकता है, रीजनिंग टाइप में, या कभी कभी न्यूमेरिकल की लैंग्वेज में देख देता है थर्ड स्टेशनरी स्टेट। तो थर्ड स्टेशनरी स्टेट का मतलब थर्ड ऑर्बिट, सेकंड स्टेशनरी स्टेट सेकंड ऑर्बिट। सुना सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। हाँ, ये तो हुआ बोर मॉडल का थ्योरी। अब हम मैथमेटिकल फॉर्म में आते हैं। जो बोर मॉडल ने कहा इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पर रिवॉल्व करता है उसकी रेडियस फिक्स्ड होती है, तो उन्होंने रेडियस का फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला बस याद रखना, डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, केमिस्ट्री में। अब देख लीजिए कहीं पर नहीं है। आगे बढ़े, जल्दी बताएं। लिख लिया? टॉपिक डालिए, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बोर मॉडल। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बोर्स मॉडल। उसमें सबसे पहला लिखिए रेडियस ऑफ ऑर्बिट। उन्होंने जो कहा था कि हर ऑर्बिट की रेडियस फिक्स्ड होती है, तो रेडियस निकालने का उन्होंने फॉर्मूला दिया। अब सुनिए, लिखिएगा नहीं, फॉर्मूला कैसे दिया मैं एक को डिराइव करके बताता हूं, बस आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। गौर से सुनिए, लिखिएगा नहीं। बोर मॉडल के फॉर्मूले से दो न्यूमेरिक आया। एक तो फॉर्मूला था mv²/r, सारे लोग देखिए, kZe²/r²। यही तो आया, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। ये आया था ना बोर मॉडल में? अरे बोलिए सब लोग मिलकर। यस सर। हाँ, r कैंसिल, v² यहां से आ जाएगा kZe²/mr। ये आ गया यहां से, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। यहां तक कोई डाउट है? हम हर स्टेप में पूछ रहे हैं, फिर मैं आगे नहीं बताऊंगा। यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बोलिए। नो सर। अलवीरा, इशिका, विभूति, किसी को कोई डाउट? नो इशिका सर। कोई, हाँ कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। वेरी गुड। अब सुनिए, दूसरा बोर मॉडल में फॉर्मूला आया लास्ट वाला, mvr = nh/2π। ठीक, ओके। तो यहां से वेलोसिटी आ गया nh/2πmr। बताइए, ये भी यहां से यहां तक सबको समझ में आ गया, हाँ या ना? जल्दी बोलिए। अरे बोलिए ना सारे Yes, sir. लोग। हाँ, यस सर। Yes, वेरी sir. गुड, बहुत अच्छे यार। अब देखो, इस v का फॉर्मूला इस v² में पुट कर दो। देखो nh/2π, चूंकि ये भी v है, ये भी v है, 2πmr का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, देखो v की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, kZe²/mr। लिख सकते हैं हाँ या ना? जल्दी बोलिए। यस सर। यस सर। इशिका, विभूति, अलवीरा, सब लोग बताइए हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. यस सर। गुड। अब सुनिए, n कुछ भी नहीं याद रखना, गौर से सुनिए। n² h² 4π² होल स्क्वायर है, m² r² kZe
एम आर। तो देखिए कितना आपको यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा, एम एम कैंसिल, आर एक आर कैंसिल, बस देखिए आर इज इक्वल टू आया, देखिए ये एक आर जो बचा क्या आया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम के। सर इतना टफ फॉर्मूला नहीं, ये मैं बस आपको ये सिखाया हूं कि मैं दूसरा फॉर्मूला ड्राइव नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आपको यकीन होना चाहिए हाँ सर को आता है। अब बताओ सारे लोग, ये पहले बताओ यहां तक आया सबको समझ में कि नहीं आया, जल्दी बोलो। यस। अब हमें ये फॉर्म में याद नहीं रखना है, एन क्या है ऑर्बिट, बाकी बताओ एच यूनिवर्सल कांस्टेंट, 4 यूनिवर्सल, पाई यूनिवर्सल, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, के यूनिवर्सल, ई चार्ज है, तो ये सब फिक्स्ड है, तो इसलिए बुक लिखता है इन सब की वैल्यू को निकालोगे तो 0.529 इंटू, हमें वेरिएबल कौन कौन है, एन स्क्वायर और नीचे जेड, ये अलग अलग आएगा, इसलिए बुक लिखता है एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। तो ये है रेडियस का फॉर्मूला। कोई कहे ये 0.529 कैसे आया, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर जो मैं यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर है ना, तो एन को रख दो, जेड को छोड़ दो, बाकी एच की वैल्यू 4 पाई एम के, ई की वैल्यू को पुट करके जब सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि बोर मॉडल ने जो रेडियस का फॉर्मूला दिया 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। सुना सारे लोग? एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट या शेल है। सुना? जेड क्या है, प्रोटॉन नंबर है। बताइए सबको समझ में आया पहला फॉर्मूला, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। यस हाँ, आपको ये सब पर कोई ध्यान नहीं देना है, आप नोट्स में भी नहीं लिखें, बस स्क्रीनशॉट लगा लें और ये जो टॉपिक डाला ना रेडियस ऑफ ऑर्बिट लिखें, उसके बाद डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखें। बस नॉलेज के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स में रेडियस ऑफ ऑर्बिट के नीचे ये लिखें। बताओ सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना, जल्दी बताएं। अलवीरा समझ में यस आया? सर। यस सर। तो हमें ये सब से मतलब नहीं है, ये सब कोई काम का नहीं है। ये मैंने जानबूझ के आपको बताया कि ये फार्मूला कैसे आया, क्योंकि हम एन स्क्वायर जेड पहले लिख देते तो हो सकता है आपको ना समझ में आता, तो बस एक फार्मूला ड्राइव करके बताया है मैंने कि ऐसे आता है। बताइए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। नोट्स में, हाँ नोट्स में अब ये लिखिए, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बोर मॉडल, पहला रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ये नोट्स में लिखिए और फिर ये लिखिए। बोलिए आया सबको समझ में? अच्छा, इसी को हम दूसरी यूनिट में ऐसे लिखेंगे 0.5, सॉरी आपको 3 यूनिट में याद रखना है, तीनों इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये भी याद रखना है 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर, इसलिए सब पढ़ा दिया गया पिकोमीटर। एन है पिकोमीटर में, जब न्यूमेरिकल रहे तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो। हाँ, तीसरा है R इज इक्वल टू 0.0529 एन स्क्वायर बाई जेड, क्योंकि तीनों न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में है, नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम। सबको समझ में आया? बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। जैसे सर। मिसाल, हाँ जैसे एक मिसाल देता हूँ, ऐसे तो न्यूमेरिकल में तो कराता ही हूँ, मैं समझने के लिए देखो कैसे क्वेश्चन देगा, कहेगा कैलकुलेट द रेडियस ऑफ He+1 इन थर्ड ऑर्बिट। तो आपको झट से कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, 0.529 सारे लोग देखिए, एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। जब कुछ नहीं लिखा है किसी भी यूनिट में निकाल लीजिए, एन की वैल्यू 3 है 9 और हीलियम का प्रोटॉन होता है 2, तो 4.5 0.529 इसको मल्टीप्लाइड करके लिख देंगे। बताओ न्यूमेरिकल कितना आसान है, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए। बताओ सबको समझ में आया? यस सर, आ गया। यस सर। हाँ बहुत आसान है, बस फॉर्मूला, इसी को कहते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस। क्यों? बोर मॉडल ने कहा था इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स रेडियस, तो भाई हर ऑर्बिट का रेडियस का फॉर्मूला उन्होंने दिया।
बहुत अच्छे से समझाया। यही सब चीजें रदरफोर्ड ने नहीं दी थी। उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में मूव करता है, इन्होंने कहा नहीं, किसी भी ऑर्बिट में नहीं। स्पेस फिक्स सर्कुलर पाथ, फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स्ड रेडियस, जिसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड हो, सबको। तो देखिए उन्होंने फार्मूला भी ड्राइव किया। बोलिए आया सबको समझ में? यस सर। अलवीरा सब लोगों ने, विभूति, शिका, तारा, सक्षम सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। यस सर। यस। यस सर। हाँ, ये अपना हाँ नोट्स में लिखते रहिए। अभी न्यूमेरिकल बाद में कराएंगे, अभी थ्योरी थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ। आप देखिए एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, उन्होंने कहा था ना ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स, इसमें भी मैं कुछ बातें ड्राइव करके बताऊंगा, तब आपको और अच्छे से आएगा। उसकी वजह है, गौर से सुनिए, लिखिएगा नहीं। यहाँ देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है तो सारे लोग मिलके बताओ, ये इलेक्ट्रॉन लगातार रिवॉल्व कर रहा है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। अच्छा, अरे तो और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ। बातचीत नहीं, यहाँ देखें सारे लोग, अरे हाँ में हाँ तो मिलाएं। शिका, अलवीरा, विभूति कहाँ है? यस सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ देखिए इस इलेक्ट्रॉन के पास दो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल भी है। एनसीईआरटी कहता है एनर्जी निकालो, गौर से सुनिए अच्छे से, इसलिए डिराइव करके कुछ चीजें बतानी जरूरी है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में है तो उस इलेक्ट्रॉन के पास दोनों एनर्जी है, काइनेटिक भी है, पोटेंशियल भी है। दोनों को सम करेंगे तभी एनर्जी आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। फिर से बोले, इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ काइनेटिक है, सिर्फ पोटेंशियल है, कि दोनों है? दोनों हैं। दोनों सर। दोनों। हाँ, अरे बोल, हाँ दोनों, वेरी गुड, ये नॉलेज ना। अब एनर्जी लिखने का ये मतलब नहीं, अब स्टूडेंट को समझ में नहीं था एनर्जी, एनर्जी व्हाट डज मीन बाय एनर्जी। अब देखिए फार्मूला जो ड्राइव होता है दोनों को सम करके फार्मूला आता है। अब ये कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है ना, सिर्फ एनर्जी का फार्मूला याद करने से नहीं होगा। अब एनर्जी में लिख देता तो आपको ये नहीं समझ में आता कि भाई इस एनर्जी का कौन का मतलब है, कौन सी एनर्जी है, इसलिए ड्राइव करके बताना चाहिए। तो कोई भी पूछे अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल, इफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन पर्टिकुलर ऑर्बिट then this electron have kinetic energy as well as potential, दोनों की वैल्यू अलग अलग फार्मूला निकाल कर ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी इस एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में। न्यूमेरिकल एनर्जी अलग फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में निकालो, अलग फार्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी निकालो, अलग फार्मूला है। तो तीन हम लोग क्या रख लेते हैं, एनर्जी 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 एनर्जी। अब क्वेश्चन पूछ देता है कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो स्टूडेंट कहता है सर बुक में तो है नहीं। अरे एनसीईआरटी ने कहा एनर्जी, एनर्जी का मतलब है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, आपको तीनों फार्मूला आना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस यस सर। सर। कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बोलो ना, आ रहा है भाई? यस। यस सर, आ रहा है। अच्छा, आप सुनो कैसे फार्मूला ड्राइव करेंगे, ध्यान दें। फिर वही बात, बोर मॉडल के मुताबिक दो फार्मूला आया, mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बताओ, यही तो आया था ना चौथे पॉइंट यस में? सर। हाँ, एक आर कैंसिल, सारे लोग देखो लिखना मत, के जेड स्क्वायर बाई आर, यही आया, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। मैं अगर ये कहूं कि अगर हम दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाइड करें तो कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। तो देखो ये काइनेटिक एनर्जी बन गया कि नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया के जेड स्क्वायर बाई 2r। डिड यू अंडरस्टैंड? यस अरे सर। बोलिए। हाँ, सर। कोई बोल ही नहीं रहा है, बोलिए ना। इशिका, विभूति, सक्षम, तारा, तारिक। यस सर। हाँ ठीक, ये हुआ। हाँ, घबराइएगा नहीं, ये आया। अब इसको इस फॉर्म में याद नहीं रखना है, ये कैसे याद रखना है ये, लेकिन के ई इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाई 2r। अब सुनिए, मैंने कहा ना पोटेंशियल एनर्जी, आप फिजिक्स, अब यहां पर मैं ये डायरेक्ट लिखूंगा, क्यों? ये आपको 12th की फिजिक्स के पहले चैप्टर में है कि दो चार्ज बॉडी है, देखिए इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और केमिस्ट्री कहता है, ये नोट कर लीजिए जो अभी मैं लिखवाऊंगा, केमिस्ट्री कहता है जहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा
वहां एनर्जी घटेगी, एनर्जी भी घटेगी और पोटेंशियल एनर्जी भी घटेगी, दोनों, पोटेंशियल एनर्जी भी घटेगी और एनर्जी भी घटेगी। क्यों? कोई भी चीज अगर आपको कोई खींचे तो आपकी ताकत घटेगी, आपकी एनर्जी लॉस होगी। तो फिजिक्स या केमिस्ट्री, कौन हंगामा सराउंडिंग से आ रहा है भाई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात जहां होगी, ये दिमाग में नोट कर लें कि जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात होगी वहां एनर्जी घटेगी, निगेटिव में आएगी। डिड यू अंडरस्टैंड? यस Yes, सर। sir. यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी का मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा, उसके लिए हमको उससे आपको इस पर नहीं ध्यान दें ये कैसे आया, ये फलाना कैसे आया, आपको आम खाने से मतलब है बस। ये फिजिक्स, मैंने कहा ना बोर मॉडल को शुरू में डायरेक्ट समझाना बड़ा टफ है, क्योंकि इसमें फिजिक्स की बातें बहुत है। तो इसलिए यहाँ देखें, उनका फार्मूला होता है के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ये है पोटेंशियल, ये फिजिक्स में पढ़िएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। अब बताइए टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम करेंगे, बताइए इशिका, हाँ या ना? यस सर। हाँ। यस सर। अब देखिए सारे लोग, के जेड स्क्वायर बाई 2r प्लस माइनस माइनस के जेड स्क्वायर बाई r, तो यहाँ टोटल एनर्जी आ जाएगा, मैं इधर लिखूंगा, रुकिए, टोटल एनर्जी आ जाएगा या जिसको KZ square. हाँ, माइनस के जेड स्क्वायर बाई 2r, माइनस में आएगा। इसलिए मैंने कहा ना, आपसे 11th स्कूल लेवल पर पूछेगा, व्हाई द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पार्टिकुलर ऑर्बिट इज नेगेटिव। व्हाट डज मीन बाय नेगेटिव इलेक्ट्रॉन? अगर किसी ऑर्बिट में है तो समझ जाओ एनर्जी नेगेटिव में रहेगी। उसका रीजन है देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। फिजिक्स केमिस्ट्री कहता है जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एनर्जी घटेगी, नेगेटिव में ही आएगी। अरे बोलिए, आया समझ में? यस सर। Yes, sir. कोई भी कहे एनर्जी नेगेटिव में, व्हाट डज मीन, तक देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, बंधा हुआ है। जैसे इसकी मिसाल, अगर आप के घर पर कोई सीबीआई छापा मार दे, अगर आप सीबीआई के अंदर में, आपकी हालत खराब, एनर्जी घट रही है, आपको परेशान है, आप अंडर द सीबीआई है आप, उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी सीबीआई के अंदर, उस सीबीआई का नाम है न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंडर अट्रैक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, इसलिए उसकी एनर्जी घटेगी, नेगेटिव में ही रहेगी। कोई भी कहे फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी 5 जूल है, ये पागल हो, नशेरी हो, 5 जूल हो ही नहीं सकता, नेगेटिव में हो सकता है, -5। तो मैं चाहता तो डायरेक्ट लिखता, लेकिन ये मैं थोड़ा सा बताया हूं आपको कि टोटल। अब देखो इसको कैसे, तुम्हें ये याद रहे अच्छी बात है, लेकिन न्यूमेरिकल में क्या फॉर्मूला इस्तेमाल होगा गौर से सुनिए। मैं यहां रफ का इस्तेमाल कर रहा हूं, गौर से सुनो। के जेड स्क्वायर बाई 2, आर का फॉर्मूला अभी मैं कोई एक रख दूं, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड लिख सकता हूं, हाँ या ना? जल्दी बोलो तो सारे लोग मिलके। यस सर। यस सर। इशिका, विभूति, अलवीरा, सक्षम, सब लोग मिलके बोले लिख सकता हूं मैं। यस सर, लिख सकते हो। यस सर। हाँ, वेरी गुड। अब मैं क्यों ये बता रहा हूं, इसलिए कि जब मैं अभी डायरेक्ट लिखूंगा ना तो तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा, हाँ ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो देखो z जब ऊपर चला जाएगा तो बताओ हो जाएगा ना z स्क्वायर, ये z स्क्वायर ऊपर जाके z स्क्वायर हो जाएगा। अरे बोलो ना। यस और सर। Yes, नीचे, sir. हाँ, तो बस अब मैं यही समझाना चाह रहा था कि देखो अब 3 फार्मूला याद रखना, 3 फार्मूला एक ही है, यूनिट अलग अलग है। देखिए क्या है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट -13.6 बाई एन स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब समझ में z का स्क्वायर क्यों लिया? ये देखो पूरा को सॉल्व करोगे ना तो z स्क्वायर आएगा, बाकी ये 13.6 है, वही जैसे मैंने r का बताया था, के r सबकी वैल्यू को पुट करके देखोगे तो 13.6। हाँ, यहाँ यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सी यूनिट है, जल्दी बोलो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन Z वही है प्रोटॉन नंबर, N वही है नंबर ऑप्शन। हाँ, कोई कहेगा नहीं हमें SI यूनिट में निकालना है, तो बस कोई बात नहीं है, -2.18 10⁻⁻18 बस, N स्क्वायर Z स्क्वायर। अब ये जूल,
तीसरा भी याद होनी चाहिए, En इज इक्वल टू -1312 बाई n स्क्वायर Z स्क्वायर किलो जूल पर मोल। अब बताओ Z स्क्वायर क्यों हुआ, वो सबको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, तो Yes, हमें आम खाने से मतलब है, ये सिर्फ चीज इसलिए बता दी गई कि फार्मूले में Z है, सर ने Z स्क्वायर क्यों लिखा, n स्क्वायर क्यों आया, तो R की वैल्यू पुट कर लो, अपने आप आ जाएगा। अरे बोलिए ना सब लोग मिलकर। यस सर। हाँ सर तो ये, मतलब हाँ बोलो बोलो। जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ते जाएंगे एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। या हाँ, बट हाँ कहना क्या चाह रहे हो, हाँ मतलब जैसे अभी आपने बताएंगे, अब करने। वो हम बताएंगे, पहले ये फार्मूला ड्राइव हो गया, ये सब कुछ समझ में आया, यस सर। वो हम बताएंगे, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे क्या होगा सब बताएंगे आपको। ऐसे तो मैं बता ही चुका हूं, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ n इनवर्सली है, देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, लेकिन उसका मैं कंफ्यूजन दूर करूंगा। पहले ये एनर्जी का 3 फार्मूला हो गया, एनर्जी का कोई फार्मूला बोले तो बताओ इलेक्ट्रॉन, पहले 2-3 क्वेश्चन का आंसर सारे लोग मिलके दो। सुनो सारे लोग, इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, बताओ यहाँ काइनेटिक एनर्जी हो रही है इसके अंदर, कि सिर्फ पोटेंशियल हो रही है, कि दोनों है इसके अंदर? दोनों। वेरी दोनों। गुड, सारे लोग मिलके बोले एवरी स्टूडेंट। दोनों है। दोनों है, वेरी गुड दोनों। वेरी गुड, हाँ ठीक ठीक ठीक, वेरी दोनों है। अगर हाँ पहले फिर से बताओ, दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी पार्टिकुलर ऑर्बिट में नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में आएगी, जल्दी बोलो। नेगेटिव। 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 Negative. हाँ तो अब यही पर अब मैं पॉइंट सब इंपॉर्टेंट सब लिखवाऊंगा, रिमार्क्स आपसे यही पूछेगा, why the total energy of electron in particular orbit is negative, या कहेगा why, what does mean by the negative electronic energy, तो कहिए negative electronic energy means there is a force of attraction between nucleus and electron, मतलब electron is bound to the nucleus, electron nucleus के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। समझ में बात आ रही है कि नहीं? यस सर। नॉट sir. ओनली दिस चैप्टर, केमिकल बॉन्ड का पहला यही है, पहला बॉन्ड क्यों बनता है, स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी कैसे आएगी, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी जहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात होगी एनर्जी घटेगी, रिपल्शन बढ़ेगी, पॉजिटिव अट्रैक्शन रिलीज घटेगी, एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज। तो कोई भी कहे कि अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकुलर ऑर्बिट में है तो एनर्जी किस साइन में है, नेगेटिव में है, पॉजिटिव हो ही नहीं सकती। सुना? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलिए यहां से लिखिए तो जल्दी, धराधर लिखिए तो। हाँ बोलिए, लिख लिया? यस सर। थैंक यू। अब सुनिए, ये स्लाइड हो गया, जल्दी बताइए। Yes, sir. इशिका आपने लिख लिया, ताहिरा, तारिक, यस सर। अलवीरा, विभूति, ये यस लिखिए, सर। गुड। अब ये लिखिए, अब मैं थोड़ा सा कंक्लूजन लिखाता हूं, रिमार्क्स में पहला पॉइंट, जल्दी से लिख लीजिए तब फिर मैं शुरू करूंगा।
हाँ लिख लिया तो बताइए, ये लिख लिया। यस सर लिख। यस आप सुनिए, द एनर्जी, आप एक एक पॉइंट को मैं दोबारा समझाता हूँ, गौर से सुनिए। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन particular orbit is negative. It means electron, अरे गेट बंद कीजिए ना। It means, लिखना शुरू करें सारे लोग। It means there is force of attraction between nucleus and electron। मतलब इलेक्ट्रॉन इज, ये ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, बाउंड माने बाधा, बाउंड टू द न्यूक्लियस। तो पहला पॉइंट में किसी को डाउट तो नहीं है, ये बात सबको क्लियर हो गई, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। हाँ, पहले पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं, चलिए अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट की तरफ आइए, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। No, sir. अच्छा, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है -13, कोई भी एक मैं ले लेता हूं, बतवा तो बराबर है। अब आप बोलो, एन की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? जल्दी बोले। बढ़ेगी। Sir, बढ़ेगी। वाई? जबकि फॉर्मूले में इनवर्सली है। था क्योंकि भाई, नेगेटिव है। सर क्यों? हाँ क्योंकि नेगेटिव है। वेरी गुड, हाँ थैंक यू, वेरी गुड। इसलिए क्वेश्चन पे आपको कोई कंफ्यूज करा रही है, इनवर्स लेता आप, ये नेगेटिव है। हाँ, नेगेटिव नहीं रहता तो इनवर्स लिया, कॉमन सेंस भी लगाना है। जितनी न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो एनर्जी बढ़ेगा। हाँ, वो न्यूक्लियस से थोड़ा फ्री होता जा, जबकि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रहेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा ही, लेकिन दूर जाने पर एनर्जी बढ़ेगी। सुना सारे लोग? किसी को डाउट तो नहीं है? No, sir. हाँ, अब हाँ, सेकंड पॉइंट गौर से सुनिए। तो देखिए, दूर जाते रहे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर एनर्जी 0 होती है। तो गौर से सुनिए, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। क्योंकि 0 और निगेटिव में कौन बड़ा होता है? 0 ही तो बड़ा होता है ना। अरे बोलिए। यस सर। यस सर। तो अगर कोई पूछे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0, व्हाट डज मीन, तो कहिए इट मींस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट इनफाइनाइट सेपरेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि आप कोई डिस्टेंस मेजर करने जा रहे हैं, नो। इनफाइनाइट का मतलब देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री। फ्री जब हो गया तो समझ जाइए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0, इंफिनिटी। सुना सारे लोग? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ सारे लोग ध्यान दें। The maximum energy of electron is 0। और याद रखिए, 0 energy means electron is present at infinite। infinite का मतलब आपको ये लॉजिक लेना है, न्यूक्लियस से फ्री हो गया, इनफिनाइट सेपरेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस। सच सच बताइए, दूसरा पॉइंट सबको समझ में है? अब आइए तीसरा पॉइंट। सेकंड पॉइंट सबको समझ में आया, हाँ या ना? जल्दी बोलिए। यस। अरे अलवीरा, आपको समझ में आया?
Yes, sir. अब आइए Yes, ग्राउंड, sir. हाँ अब आइए ग्राउंड स्टेट। ये सब न्यूमेरिकल की लैंग्वेज है। देखिए ग्राउंड स्टेट का मतलब हुआ लोएस्ट एनर्जी स्टेट। लिखिएगा नहीं, गौर से सुनिए, मतलब स्टेबल स्टेट। जितना स्टेबल लोएस्ट होगा एनर्जी स्टेट। अब गौर से सुनिए, लिखिएगा नहीं। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। बताइए सारे लोग मिलके, सबसे कम एनर्जी, कुल इलेक्ट्रॉन की सबसे कम एनर्जी कहां पर होगी? जल्दी बोलो। वन एन में। वन। वन में। तो इसी को ग्राउंड स्टेट कहेंगे। जब भी न्यूमेरिकल में रहे ग्राउंड स्टेट मींस लैंग्वेज मीनिंग लोएस्ट एनर्जी स्टेट स्टेबल। तो याद रखो, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट देन इट इज कॉल्ड ग्राउंड। न्यूमेरिकल में कहेगा कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ He+1 इन ग्राउंड स्टेट। व्हाट डज मीन? तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है। तो इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, आपको कोई न्यूमेरिकल में परेशानी नहीं होगी। इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट, सबको समझ में आया? फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा तभी मिनिमम एनर्जी होगा। यस फर्स्ट सर। ऑर्बिट, हाँ, देन Yes, इट इज कॉल्ड, वेरी गुड, देन इट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। फिर सबको मिला के न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, ग्राउंड स्टेट। ऐसे लैंग्वेज मीनिंग ग्राउंड स्टेट को फर्स्ट ऑर्बिट तो मालूम होनी चाहिए। लोएस्ट एनर्जी स्टेट, स्टेट हर इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहना पसंद करता है। चाहे इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट पे चला गया तो दौड़ के भागेगा कि नहीं हम फर्स्ट में रहेंगे, क्योंकि उसकी एनर्जी मिनिमम है, वहां स्टेबल है वो। बोलिए, आया सबको समझ में? yes, sir. यस सर। बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है, ये सब पे न्यूमेरिकल आएगा, एक्साइटेड स्टेट। अब गौर से सुनिए, कभी आपसे नहीं पूछेगा व्हाट इज द एक्साइटेड स्टेट, न्यूमेरिकल में देगा। इधर सुनिए। अब एक बात बताइए, n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, हाँ ये स्लाइड लिखें जल्दी से जिन्होंने नहीं लिखा है। Sir, done. अरे ताहिरा लिख लिया? ताहिरा, ये अल्लाह, ये बोल क्यों नहीं रही है? ताहिरा लिख लिया? Yes, sir. हाँ अब सुनिए, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। सुनिए सारे लोग, सुनिए अच्छे से समझिए। फर्स्ट ऑर्बिट पर सबसे मिनिमम है, सारे लोग बताइए। 4 होगा। इलेक्ट्रॉन जैसे सेकंड ऑर्बिट में गया तो एनर्जी बढ़ रही है कि घट रही है? जल्दी बोलो। बढ़ रही है। बढ़ रही है। इसी को एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। और से सुनो अच्छे से, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट अदर देन ग्राउंड स्टेट। सेकंड ऑर्बिट में कहो एक्साइटेड स्टेट है, थर्ड है एक्साइटेड स्टेट है। तो गौर से सुनो, लिखना मत। इफ इलेक्ट्रॉन, गौर से सुने, इज प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट अदर देन, जल्दी बोलो, ग्राउंड स्टेट। हाँ, इज कॉल्ड Excited state. मतलब ये, इसका मतलब मैं समझा देता हूं दोबारा, गौर से सुने। जैसे न्यूमेरिकल में कहेगा, सारे लोग मिलके बोलिएगा, सारे लोग ध्यान दें। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोले तो बताओ n की वैल्यू क्या लोगे? 2. 2। यस, जैसे न्यूमेरिकल में कहा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी निकालो, तो अब बहुत सारे स्टूडेंट 1 लिख देते हैं। नहीं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n की वैल्यू 2 लेनी है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट को स्टेबल स्टेट कहा जाता है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोले तो बताओ n की 3. वैल्यू क्या लोगे? 3। उसी तरह चलता रहेगा, थर्ड है तो 4 हो जाएगा। बोलो, आया? सबकी मीनिंग समझना है न्यूमेरिकल में। अरे बोलिए, Yes, sir. इशिका, विभूति, सक्षम, तायरा, यस तारीफ। सर, आ गया। यस सर। Yes, sir. हाँ। आगे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, हाँ अगर क्या है फर्स्ट ऑर्बिट की निकालो तो n की वैल्यू 1 लेना है। सेकंड ऑर्बिट, तो ऑर्बिट है तो सेकंड है तो सेकंड ही लेना है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोले तो आपको दिमाग उस वक्त काम करना चाहिए, n इज इक्वल टू सेकंड। बताइए, आया सबको समझ में? Yes, sir. Yes, sir. गुड, बहुत अच्छे। आप सुनिए, लिख लिया? हैज एवरीवन कंप्लीटेड? यस सर।
अब आइए आयोनाइजेशन एनर्जी, न्यूमेरिकल में कहेगा आयोनाइजेशन एनर्जी निकालो। आयोनाइजेशन एनर्जी तो पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, थ्योरेटिक। अब देखो आयोनाइजेशन एनर्जी, हाँ आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब यहाँ पर क्या है, लिखना शुरू करें। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बोर मॉडल के मुताबिक, मैथमेटिकली क्या है, द अमाउंट ऑफ, लिखना शुरू करें, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव करना, भगाना, इलेक्ट्रॉन को, हाँ, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी। देखिए दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। पहले लिखिए, आयनाइजेशन का मतलब यही हुआ, पहले लिखिए मैं समझाता हूं। आयोनाइज करना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, रिमूव करने का मतलब हुआ न्यूक्लियस से फ्री करना। और न्यूक्लियस से फ्री तभी होता है जब वो इंफिनिटी पर जाता है। जैसे मिसाल लो, हाइड्रोजन से तुम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, प्लीज बताओ, सारे लोग सुनो, बताओ क्या ये इलेक्ट्रॉन अब न्यूक्लियस के अंडर अट्रैक्शन में है कि फ्री हो गया? जल्दी बोलो। ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। हाइड्रोजन फ्री हो गया, तो मतलब यही है एन इन्फिनिटी। तो मतलब यहां पर आपको कह रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी निकालिए। आयोनाइज करना, रिमूव जब भी वर्ड रहे बोर मॉडल में, जैसे क्या, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, रिमूव का मतलब होता है निकालना, आयोनाइजेशन, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी होगी। गौर से सुने, तो इसका फार्मूला ड्राइव होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू ई इन्फिनिटी माइनस E1। बताओ सबको समझ में आया? ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी, अरे बोलो ना। यस सर, यस सर। अब यहां से डायरेक्ट फार्मूला याद रखें, ई इन्फिनिटी 0 माइनस, अब कोई एक फार्मूला यहां पुट कर दो, n की वैल्यू 1 है, z तो जनरल फार्मूला में ड्राइव, तो आयनाइजेशन एनर्जी का फार्मूला बन गया 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा फार्मूला बन गया दूसरे यूनिट में 2.18 10⁻⁻18 Z² जूल। तीसरा फार्मूला बन गया 1312 Z² किलो जूल पर मोल। बोलो सबको समझ में आया या नहीं आया? यस सर। अरे बोलिए ना सर वो इसी जो का। आपने थ्योरी हाँ पार्ट बोलिए लिखा था, बोलिए, एक बार फिर से बता दो, वो समझा दे। कंफ्यूजन रह जाएगी नहीं तो। हाँ देखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी, तभी तो ई इन्फिनिटी माइनस E1 होगा, इसी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ओके, यस सर। ये देखो ना, ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पर था, रिमूव कर गए ना, इंफिनिटी पे ले गए। आयनाइज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, समझा? अरे यस बोलिए सर। ना। हाँ तो यस बस He+1 है, He+2 हो गया, क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। यहाँ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में था, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे चला गया, तो ई इन्फिनिटी माइनस E1 होगा ना। अरे हाँ बताए सर, ना, हाँ। इशिका, यस सर। विभूति, ताहिरा, तारिक, अलवीरा, Yes, sir. तो कोई भी क्या आयनाइजेशन एनर्जी अमाउंट, ये बोर मॉडल के मुताबिक कहां से, ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी ले जाना, और उसका फार्मूला ड्राइव हो गया 13.6 Z²। n² अब नहीं लिखना है, प्लस माइनस भी नहीं लिखना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। कोई भी का आयनाइजेशन एनर्जी का फार्मूला बोलो बोर मॉडल में 13.6 Z², जूल में बोले तो 2.18 10⁻18 Z², किलो जूल पर मोल में बोले तो ये हो जाएगा। बोलो आया सबको समझ में? लिख लो। बोलिए किसी को डाउट है आयनाइजेशन में? विभूति आपको डाउट है? No, अरे sir. बोल, हाँ हाँ, इशिका, सक्षम, तारा, तारिक, किसी को डाउट है? नो सर, नो डाउट। No, sir. No, sir. आयनाइजेशन एनर्जी सिंपल, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी, ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी, तो डायरेक्ट का फार्मूला आ गया 13.6, जो n² उसको खत्म कर दीजिए, बाकी सब प्लस में लिख दीजिए। लिख लिया ये स्लाइड, पिछला स्लाइड लिख लिया था आप लोगों ने? ये लिख लिया था आप लोगों ने? Yes, sir. यस सर। ये भी लिख लिया? यस सर।
सर Yes, वो sir. थर्ड वाला क्या लिखा है 30 1312 जेड स्क्वायर जो है ना किलो जूल वाला था, 1312 जेड स्क्वायर है किलो जूल पर मोल। सारा जो एनर्जी का फॉर्मूला है वही है, बस आप एन स्क्वायर नहीं लिखिए। चलिए ओके बाय बाय, आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। Okay, sir. Thank you, sir.